आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। श्रोताओं नमस्कार। 70 के दशक से शुरू होता है हिंदी सिनेमा का एक बड़ा ही खास दौर। बदलाव के इस दौर में फोकस में थी भारतीय युवा पीढ़ी, वो पीढ़ी जिसमें व्यवस्था के प्रति आक्रोश था, जिसमें बदलाव का जुनून था, जिसमें विद्रोह का मादा था। उस पीढ़ी का मिजाज सिनेमा में उतारा लेखकों की एक युवा जोड़ी सलीम जावेद ने। सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बांट रहे हैं अपनी यादों के उजाले। इनसे बातचीत की है यूनुस खान ने। तो सुनिए इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी। सलीम जावेद भारतीय फिल्म जगत की पहली और अकेली लेखकीय वो जोड़ी जिसने अपनी फिल्मों की कामयाबी से इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया। सन 1973 जंजीर। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। सन 1975 दीवार। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। सन 1975 शोले। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। सन 1978 डॉन। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सन 1978 त्रिशूल। अपने बाप दादा की दौलत मिली। मेरे पास अपने बाप दादा की दौलत की ना एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। ऐसी फिल्मों की लंबी फहरिस्त है जो सलीम जावेद की जुबली जोड़ी का कमाल थी। सलीम जावेद की जोड़ी एक मोड़ पर आकर भले ही टूट गई हो, लेकिन उनके लेखन से जुड़े सैकड़ों सवाल हैं जो उनके चाहने वालों के जहन में कौंधते रहते हैं। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेरेंगे अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। सलीम साहब ने आपको बताया। अलग हुए तो इस बात का मुझे अफसोस हुआ। वैसे तो खैर हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, सिर्फ खाने के डिब्बों पे और कुछ दवाओं पे नहीं लिखी होती है। एक्सपायरी डेट तो आदमी की भी है, इतना ही जाना है, और इसी तरह पार्टनरशिप की भी है। जिस तरीके से अलग हुए वो कोई अच्छा एक मेमोरी नहीं है। एक दिन मुझसे उन्होंने कहा, जावेद साहब ने कहा कि बैठिए मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। शाम का वक्त था और जैसे मैं पार्ट होता था शाम को सिटिंग के बाद, उन्होंने थोड़ा वक्त लिया और सिगरेट जलाई और कहा कि मैं अलग होना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैंने सुना नहीं है बराबर। मुझे शायद मैंने बराबर सुना नहीं। मैंने क्या कहने, मैं अलग होना चाहता हूँ, मैं आई वॉन्ट टू फंक्शन सेपरेटली। मैंने कहा कि ये बात जो आपने कही है कोई 5 मिनट या 10 मिनट पहले तो नहीं सोची होगी। तो कहा कि नहीं, मैं कुछ अरसे से सोच रहा था। तो मैं उठा, मैंने हाथ मिलाया और मैंने कहा खुदा हाफिज़। अपने गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, मैं जो बाहर खड़ी होती थी वो मेरे पीछे पीछे जाने लगे। तो मैंने उनको रोका और उनको टर्न किया और उनके घर की तरफ उनका मुँह किया और कहा कि आई कैन लुक आफ्टर माई सेल्फ, ऑल द बेस्ट टू यू। चला आया। सलीम साहब, अब हम आपकी फिल्मों की बात और आपकी सलीम जावेद की जोड़ी की यात्रा की बात करना चाहते हैं। तो बताइए कि किस तरह से जंजीर शुरू हुई थी और वो कहानी कैसे आपने डेवलप की? देखिए, मैं तो जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं तो ये जावेद साहब डायरेक्टर बनने आए थे और ये तलाश थी इनके कि किसी डायरेक्टर के साथ काम करें और असिस्टेंट बने और फिर फिल्म का डायरेक्शन करें। तो उस एरिया में तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए कि पता नहीं इन्होंने कोशिश नहीं की या कुछ हुआ नहीं। तो फिर ये ज़बान से तो वाकिफ़ हैं, ज़बान तो जानते ही थे। वहाँ जिस फिल्म में मैं काम कर रहा था, सरहदी लुटेरा, उसमें ये डायलॉग असिस्टेंट थे, ये डायलॉग लिखते थे और ये
बताते थे कि ये डायलॉग ऐसा है। तो वहाँ से मेरी मुलाकात हुई, आना जाना शुरू हो गया, ये घर आते थे मुझे। ये ऑलमोस्ट ऑफ द सेम प्लेस, ये भोपाल के थे, मैं इंदौर का था। करते करते तो ये जब ये फिल्म आई मेरे पास तो ये बैठे हुए थे, तो यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर हमने सिप्पी फिल्म में ज्वाइन किया एज ए स्टोरी डिपार्टमेंट। फिर वहाँ हमारी राजेश खन्ना से मुलाकात हुई। जी जी। फिर उसने हमें मेरे साथी में रिकमेंड किया। वहाँ हम फिल्म देख रहे थे अंदाज, जिसमें वो एक गेस्ट रोल कर रहा था। ऐसे वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। देन वी टुगेदर। और वो 15 वर्ष का जो सफ़र था राइटिंग का, दैट वाज वेरी गुड। बहुत अच्छा था, बहुत ही सक्सेसफुल वो थी, जर्नी थी वो। एंड एक उसमें राइटर्स को इज्जत भी मिली, राइटर्स को पैसे भी अच्छे मिलने शुरू हुए। नहीं तो कोई जानता ही नहीं था उस वक्त तक कोई राइटर्स को। जो पहले कुछ राइटर्स थे जिनका नाम था, उसके बाद तो भूल गए थे जी। और आज भी कोई ऐसे राइटर्स नहीं है कि जिनका कि जिक्र हो या जिनके नाम से फिल्म बिके या फाइनेंस जनरेट हो, या जो कोई फिल्म को पूरी असेंबल करके बता दें कि उनके घर पे बैठ के साहब ये इसमें हीरो होगा, ये हीरोइन होगी, ये डायरेक्टर होगा। राइटर का ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा मकाम आ गया था कि वो एक पूरी फिल्म को वो कंट्रोल करता था। तो जंजीर जब आपने लिखी, एक पुलिस ऑफिसर, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की कहानी, आपने बताया कि आप उसको पूरी तरह से डेवलप कर चुके थे। और किस हीरो को? पूरी तरह से तो नहीं, ऑलमोस्ट डेवलप कर चुका था। उसमें जैसे कि सारे कहानी तो थी कंप्लीट जी। उसका स्क्रीन प्ले जो था वो हमने दोनों ने मिलके किया। जो कहानी तो कंप्लीट थी मेरी कि वो अच्छा, ये एंग्री यंग मैन का जो कैरेक्टर है, आपने किसको ध्यान में रखकर लिखा जा रहा था? ये तो अमिताभ बच्चन साहब को मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ मेरा था। ये जो एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर था, ये जावेद साहब से पार्टनरशिप के पहले मैंने ये कैरेक्टर लिख दिया था। ये आज से 20 साल पहले तुमने एक आदमी और उसकी बीवी का खून किया था तेजा। विजय, मैंने अपनी जिंदगी में कई खून किए हैं। ये लो। उस आदमी का नाम रंजीत था। रंजीत? हाँ। तुम्हें कैसे मालूम? तुमने उस दिन 2 खून किए थे तेजा। गलती की, 3 करने चाहिए थे। क्या मतलब? समझाता हूं। वो तीसरा मैं हूं, रंजीत और सुमित्रा का बेटा। जंजीर किस हीरो के लिए लिखी जा रही थी? मैंने सुना है कि अमिताभ उसमें बहुत बाद में आए, पहले अलग अलग हीरोज का नाम चल रहा था। जंजीर जो सब में पहले उनको सुनाई थी धर्मेंद्र को जी। तो जब मेरी किसी से पार्टनरशिप नहीं थी, मैं अकेला था, तो उनको बहुत पसंद आई और उन्होंने उसका बयाना भी दे दिया, उसका टोकन अमाउंट भी दे दिया और कहा कहानी मिल लूंगा। पर किसी वजह से वो नहीं बना सके। प्रकाश मेहरा साहब ने भी सुनी थी वो कहानी, फिर उन्होंने ले ली वो कहानी। तो ये हुआ। फिर इसके बाद ये दूसरी फिल्में भी चली रही थी साथ साथ, सीता गीता, यादों की बारात, ये सब चली रही थी। सब आके बड़ी बड़ी हिट हुई हैं फिल्में जी। आपको लग रहा था कि जंजीर के जरिए एक नया फिनोमिना आ रहा है? मतलब जिस तरह से वो फिल्म और या स्क्रीन पे जिस तरह से तैयार हुआ था, तो लग रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक अलग तरह की फिल्म बन रही है। ये उस जमाने में ये दिलीप साहब ने सुनी ये कहानी, और दिलीप साहब ने किसी इंटरव्यू में भी कहा कि मुझे 2-3 फिल्में रिफ्यूज करने का हमेशा अफसोस रहेगा। एक तो बेजू बावरा, एक प्यासा और एक जंजीर। क्या बात है? ये these 3 films were, you know, they approached me for these 3 films, बेजू बावरा, प्यासा और जंजीर। और कई लोगों ने, देव साहब ने रिफ्यूज की, दिलीप साहब ने इसलिए रिफ्यूज की कि भाई बड़ा स्ट्रेट जैकेट कैरेक्टर है। अच्छा, उस जमाने में जो फिल्में बनती थी तो उनमें कॉमेडी ट्रैक होता था, एक सेपरेट ट्रैक होता था, 5-6 गाने होते थे, हीरो रोमांस करता था। यहाँ तो हीरो ने कभी हीरोइन का हाथ भी नहीं पकड़ा। तुम्हारा नाम? माला। कहाँ रहती हो? डोंगरी चाय। देखो माला, हमने तुम्हें आज यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम वहाँ खड़ी थी जहाँ पर वो ट्रक 1 सेकंड के लिए रुका। तुमने उस ड्राइवर को जरूर देखा होगा। मैंने? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। मैं तो अपना काम कर रही थी। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे थोड़े से ही फासले पर एक इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और तुम अपना काम करती रही। एक ट्रक इतनी तेजी से आया और तुम्हारे करीब आकर के उसने जोरों से ब्रेक मारी और तुमने उसे देखा तक नहीं? देखा तो था। ठीक है, कल सुबह पुलिस स्टेशन चले आना। हमने कुछ आदमी सुबह में गिरफ्तार किए हैं, तुम उनमें से ट्रक ड्राइवर को पहचान लेना। नहीं साहब, हम किसी को नहीं पहचान सकते। हमने किसी को देखा ही नहीं, तो हम कैसे पहचानेगा? तुम झूठ बोलती हो। इसमें झूठ बोलने का क्या है साहब? एक तो हमने देखा नहीं, और देखा भी होगा तो हमको याद नहीं। किसी और को ढूंढो साहब, हमको माफ करो। ये मारा मारी रोज का लफड़ा, हम काहे को लफड़े में पड़ेगा? और हमारा कोई भाई बंधु रिश्तेदार तो मरा नहीं जो हम जाके पहचानेगा। जिसका मरा वो जाके पहचाने, अपन को क्या करना है? क्यों भाई? खाली पीली दूसरों का लफड़ा मेरे गले में पड़ गया। मुझे माफ करो साहब, मैं किसी को नहीं पहचान सकती। अब मैं जाऊं? ये है उन बच्चों की लाशें जो उस ट्रक के नीचे कुचले गए थे। ये तुम्हारे भाई बंधु रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जाने से पहले इन्हें देख लीजिए। ट्रक का पहिया इस लड़के के सर के ऊपर से निकला। ये देखो, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। इसकी माँ ने जब इसकी लाश देखी तो रोई नहीं, पागलों की तरह देखती रही।
And now, get out from here. Get out! और जंजीर वॉज अ रिवोल्ट एक्चुअली टुवर्ड्स द फिल्म ऑफ दैट टाइम। वो हीरो जो था वो हमेशा बड़ा मालिक मुझे माफ कर दो मालिक, वो ऑलवेज ऑन द रिसीविंग एंड, समझे। वो जो था स्टीरियोटाइप का, उसमें कॉमेडी ट्रैक होता था, कभी महमूद और अरुणा ईरानी होते थे तो कभी और कोई होता था, या कॉमेडी ट्रैक साथ साथ चलता था। वो कहानी को हमेशा अलग लिख के जाता था, डिस्टर्ब करता था। तो दैट वाज कि यार ये एक अच्छी कहानी बने, और उसमें अगर हीरो रोमांस नहीं करे और अगर उसको गुस्सा है किसी सोसाइटी से तो व्हाई नॉट। तो वो हुआ। एक खास तरह की विलेन की इमेज और एक खास फिनोमिना उस फिल्म में आपने रखा था कि बार बार उसको उस सपने में एक घुड़सवार और वो जो कॉन्सेप्ट जो थे उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है काम करने में, मगर वो सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो मेरे थे। 20 साल से ये जंजीर मेरे जहन को एक सांप की तरह डस रही थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। तेजा, तुम्हारे हाथ में पिस्तौल, मेरे बाप का जख्मी सीना, गोली खाकर गिरती हुई मेरी माँ, सब कुछ याद आ गया है तेजा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तेजा। विलेन बहुत स्मूथ टॉकर, हीरो बहुत हाई स्ट्रंग गुस्से वाला। और मैं देखिए उनमें से हूँ जो गुस्से को, एंगर को कोई गलत चीज नहीं मानता जी। अगर कोई लड़की को कोई मोलेस्ट कर रहा है और एक आदमी कहे कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता, या कोई रेप कर रहा है किसी लड़की को और कहे कि साहब मुझे गुस्सा नहीं आता, तो दैट मैन शुड बी शॉट बिफोर द रेपिस्ट। समझा? गुस्सा इज अ वेरी वेरी, एंगर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, अ वेरी वेरी पोटेंट रिलेशनशिप। अब एक डॉक्टर को कैंसर के ऊपर जो गुस्सा आता है कि इसकी दवा क्यों नहीं मिल रही है, जैसे कि महात्मा गांधी को गुलामी पे गुस्सा आता होगा कि भाई नहीं, we should get independence. तो if it is anger, if it is directed in a proper channel, तो बहुत बड़ा इमोशन है ये। मगर what is bad, people are unable to distinguish what is bad is temper. एंगर तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर एंगर परसिक्यूशन के अगेंस्ट एंगर, भूख के अगेंस्ट एंगर, गुर्बत के अगेंस्ट एंगर, बीमारी के अगेंस्ट एंगर, बदमाशी के अगेंस्ट एंगर, समझे आप, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो आदमी कह रहा है कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है, किसी के साथ जुल्म हो रहा है, कैसा मुझे गुस्सा नहीं आता, तो आई मीन व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग यू आर, यू हैव टू रिएक्ट। जी, जीसस क्राइस्ट में भी था, महात्मा गांधी में भी था। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेर रहे हैं अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। जब जंजीर को कामयाबी मिली और सलीम जावेद का नाम जो है वो बतौर राइटर बहुत बुलंद नाम बन गया, कैसा महसूस हो रहा था उन दिनों में? किस तरह का काम चल रहा था? जैसे मैंने कहा कि मुझे इसलिए कोई ताज्जुब इसलिए नहीं हुआ कि मुझे आपको बताया मैंने अर्लियर कि जब मैं राइटिंग में आया तो मुझे ऐसा लगा कि दी नेक्स्ट बेस्ट डजंट नो इवन 1%। अगर मैं 2% जानता हूँ तो मुझे उसमें कोई ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया, इसलिए कि आई न्यू दैट ये मुझ में है। सलीम साहब, हम जंजीर की बात करें, ये सन 1973 में आई थी और इसमें प्राण का एक खास तरह का कैरेक्टर था, उनकी पूरी इमेज उस फिल्म से बदल गई थी, पठान की इमेज। मैं पठान हूँ जी, दूसरे मेरे फादर पुलिस में थे, तो मेरे पास उस कहानी का बहुत मटेरियल था, मतलब जिंदगी से लिया गया मटेरियल था वो जी। जब वो प्राण के मोहल्ले में जाता है और उससे कहता है कि इसी मोहल्ले के तुम दादा हो, यहीं तुम्हें लोग सलाम करते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं। वो जो पूरी फाइट होती है उसकी, वो फिर वो कहते हैं कि चाय वाला 2 कप चाय लेके आओ, आज शेर खान की एक शेर से मुलाकात हुई है। वाह, ये मेरा देखा हुआ सीन है ये इंदौर में। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर। तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। अब न तो वर्दी है न कुर्सी, और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ। मतलब कब बात बोलूं साहब? खबरदार तो कोई बीच में आया तो उठो साहब। आज जिंदगी में पहली बार शेर खान की शेर से टक्कर हुई है। मिलाहत। कल सुबह तक तुम्हारे सब जुए खाने और काले धंधे बंद हो जाने चाहिए शेर खान, तब ये हाथ मिलेगा। शेर खान आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, अभी से सब कुछ बंद। मिलाहत। बच्चे तो चाय लाओ।
उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेर रहे हैं अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। आप जो है अब अपनी फिल्मों का मटेरियल जिंदगी से और जिंदगी कभी की जिंदगी से, कभी किताबों से, कभी फिल्मों से, कभी किसी कहानी से, कभी किसी इंसिडेंट से। ये तो राइटर को सारा मटेरियल मिलता ही ऐसे है, फिर उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करता है, थोड़ा सा उसको फिक्शन में तब्दील करता है। तो ये तो कुछ हकीकत है, कुछ फसाना है, ऐसे ही है। प्रकाश मेहरा ने जिस तरह से जंजीर को बनाया था, क्या आपको लगता था कि जैसा आपने लिखा है उसके साथ पूरा वो न्याय कर पाएंगे और ये फिल्म एक कल्ट फिल्म बन जाएगी? देखिए, फिल्म का जो नरेशन था वो तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं थे जी, जो फिल्म के डायलॉग्स थे उसमें कोई चेंजेस नहीं थे, मगर फिल्म को जो हमने जिस लेवल पे इमेजिन किया था यूजुअली वो तो फॉल शॉर्ट है एक्चुअली, इसलिए कि इमेजिनेशन इज ग्रेटर देन रियलिटी। जो आप सोचते हैं ना वो रियलिटी में तो अल्टीमेटली इतना बड़ा स्क्रीन है ना, बट आपका जो इमेजिनेशन है वो तो बिल्कुल सिनेमास्कोप क्या होता है दुनिया का कोई भी स्कोप कवर नहीं कर सकता उसको। सही बात है। वेरेवर राइटर्स इमेजिनेशन विल ऑलवेज इज गोइंग टू फॉल शॉर्ट। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो मिस्टर तेजा। कहिए, हमारी याद कैसे आई? तेजा साहब, आपसे एक छोटा सा काम है। फरमाइए, हुक्म कीजिए। मैं आपके किसी काम आऊं ये मेरी खुशकिस्मती है। बैठिए। थैंक यू। कुछ पिएंगे आप? जी नहीं, शुक्रिया। तेजा साहब, इस आदमी को पहचानते हैं आप? नहीं। कौन है ये? गौर से देखिए, शायद आपने इसे कहीं देखा हो। ठहरिए, मेरी नजदीक की नजर जरा कमजोर है, मैंने इसे कभी नहीं देखा। और फिर ये सूरत तो कुछ इस तरह की है कि अगर इंसान इसे एक दफा देख ले तो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ठीक कहा आपने, मैं भी इसे नहीं भूला था। अच्छा तो तेजा साहब चलते हैं। वैसे शायद आपको ये जानने में दिलचस्पी हो कि एक लड़की ने इसे आइडेंटिफाई कर लिया है। अच्छा? जी हाँ, ये आदमी हिरासत में है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब जंजीर में अमिताभ बच्चन को लिया गया तो आपको लगा था कि ये एक फिनोमिना बन जाएंगे? लिया नहीं गया। जब जंजीर में अमिताभ बच्चन को वी रिकमेंडेड वेरी स्ट्रांगली और हमने कन्विंस किया कि आदमी ये रोल कर सकता है। इवन अमिताभ बच्चन वॉज नॉट वेरी श्योर। जब हमने कहानी सुनाई थी तो उनका पहला रिएक्शन ये था कि वेदर आई विल बी एबल टू पुल इट ऑफ। ये इस किस्म का रोल किया नहीं था ना, वो शायरों के रोल कर रहे थे, वो प्रोफेसर के रोल कर रहे थे, वो एक गुड मैन, वो डॉक्टर के रोल कर रहे थे। उसमें राजेश खन्ना की जो फिल्म थी जी, तो ये इस किस्म की ज्यादातर वो ऐसे फिल्में कर रहे थे, स्ट्रेट सीधे साधे रोल। ये एक हाई स्ट्रंग एक एंग्री मैन का तो उस वक्त किया नहीं था उन्होंने। तुम लोगों में से ही एक वो है जिसने अपने ट्रक से 5 बेगुनाह मासूम बच्चों को कुचल डाला। वो कौन है? तुम या तुम? आज मेरे पास कोई गवाह नहीं जो उस दरिंदे को पहचान सके, लेकिन वो तुम में से जो भी है अच्छी तरह सुन ले। अगर मैंने जिंदगी में कभी कसम खाई है तो आज खत्म। वो मुझसे हमेशा के लिए नहीं बच सकता। एक न एक दिन मैं उसे छोड़ दूंगा। साहब, ये लड़की कुछ कहना चाहती है। साहब, मैं बताती हूँ आदमी कौन है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। कौन है वो? बोलो, जल्दी बोलो। मैं तेरी जान ले लूंगा। सर इस आदमी को फांसी मिलनी चाहिए। किल दिस मैन, किल दिस बास्टर्ड। बेहवियर से क्या हो गया? आई एम सॉरी सर। गो टू योर रूम। सलीम साहब, जंजीर से निकल के फिर यादों की बारात की तरफ आते हैं। आपकी जो जोड़ी है सलीम जावेद, उसने एक बड़ा अलग सा फिनोमिना फिल्मों को दिया और वो है बचपन में भाइयों के बिछड़ जाने का और आगे चल के मिलने का और जिंदगी की ये जो नहीं, ये 2 फिल्मों में ही है सिर्फ। जी, जैसे यादों की बारात में वो बात आती है। यादों की बारात में है और एक हाथ की सफाई में है। ये 2 फिल्मों में है और आई डोंट थिंक कि किसी और फिल्म में है ये। तो ये एक बड़ा फिनोमिना बन गया, बाद में लोगों ने भी इसकी नकल की। नहीं, ये कहाँ से आया था? ये तो मगर हिंदी फिल्मों में था जी, तो पहले भी था, उसमें भी किस्मत में भी था और भी बहुत सी फिल्मों में था ये कि बचपन में पूर्व जमाने में कुंभ के मेले में बिछड़ते थे। जी जी। और तो ये आपने जिस अंदाज में नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में इसको पेश किया और जिस नाटकीयता के साथ फिर एक गाने के जरिए वो याद आती है और वो सारी चीजें होती हैं, ये जो बात थी, ये देखिए क्या है कि क्यों ये लगा कि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है? एज अ प्रोफेशनल सिंगर रफी साहब ने जब गाने गाए हैं, प्लेबैक सिंगिंग की है, तो ऐसा लगता था कभी जॉनी वॉकर गा रहा है, तो कभी ऐसा लगता था कभी शमी कपूर गा रहा है, तो कभी ऐसा लगता है राजेंद्र कुमार गा रहा है। गाने से पहचान सकते थे कि आप भी दिलीप कुमार ने गाया होगा फिल्म में। दैट इज दी
यू नो क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट सिंगर कि जब किसी की आवाज़ में गा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी अदाओं के साथ उसके जो इमेज उसके साथ ऐसा लगे कि ये जॉनी वॉकर ने गाया। आप जितने भी रफ़ी साहब के गाने सुने जो जॉनी वॉकर ने गाए आपको लग जाएगा, दिलीप साहब की भी लग जाएगा। इसी तरीके से व्हेन एन राइटर इज केटरिंग, जैसे कि आप शांताराम जी के साथ काम कर रहे हैं या राज कपूर के साथ काम कर रहे हैं या महबूब खान साहब के साथ काम कर रहे हैं, तो वो जिस किस्म की फिल्में बनाते हैं हमने देखी हैं, हमारी ग्रोथ उनके ऊपर हुई है, तो हम उनको उस एरिया में जाके कैटर करेंगे। बिल्कुल। नासिर साहब की फिल्मों में म्यूजिक तो एक इनहेरेंट पार्ट होता था। बिल्कुल। तो नासिर साहब की फिल्मों में वेंडेटा की कहानी तो है ही, मगर साथ साथ इसमें म्यूजिक को भी ब्लेंड करना है। ये कहीं ना कहीं ये एक गुड पॉइंट था जो कि बहुत अच्छी तरीके से खुल के उस फिल्म में आया कि उसमें, और इसीलिए वो फिल्म जंजीर से ज़्यादा चली कि उसमें म्यूजिक भी था, बार बार देखने को दिल चाहता था। और मद्रास में वो पिक्चर ने 100 वीक्स किए कंप्लीट। क्या बात है। तो ये जो है कि आदमी को ये समझ होना चाहिए कि अच्छा, इवन एक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये एक्टर्स पे ये डायलॉग कैसे लगेंगे, ये एक्टर पे ये सीन कैसा लगेगा, ये सीन बहुत अच्छा करेगा। एक एक्टर की भी एक कैपेबिलिटी का दिमाग में अंदाजा होना चाहिए कि ये सीन कर सकता है, ये नहीं कर सकता। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं। एक खाने के लिए आपको कुक रखते हैं तो उसको किसके लिए खाना बनाना है? आपके लिए। मेरे लिए खाना बनाना है, मेरे गेस्ट के लिए खाना बनाना है, समझे आप। अभी एक कुक को हमने रखा तो उसने नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया, तो मैंने कहा कि अरे भाई तुमने इसमें नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया है। कैसा, मुझे नमक ज़्यादा पसंद है मैं ज़्यादा नमक खाता हूँ। मैंने कहा फिर एक काम करिए, घर जाके खाइए ज़्यादा नमक समझे। तो ये है, तो यू हैव टू केटर टू दी पीपल दोस्त हु आर मेकिंग द फिल्म। उसका जो है उसका भी एक रेंज होता है। जी हाँ। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आसिफ साहब बहुत अच्छी फिल्म बनाई मुगल आजम, ऑल टाइम ग्रेट फिल्म, मगर आसिफ साहब बॉबी नहीं बना सकते थे। बिल्कुल। 420 नहीं बना सकते थे, राम तेरी गंगा मैली नहीं बना सकते थे। इसी तरीके से राज साहब ने बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई हैं और जादूगर थे वो, मगर वो मुगल आजम नहीं बना सकते थे। जी, समझे आप। तो ये एक फ़र्क होता है कि आदमी का कहीं ना कहीं एक वो होता है कि ये इसका फील्ड है, ये इसकी यादों में। ये एक रोमांटिक पर्सन थे राज साहब, एक रोमांटिक फिल्म में बनाते थे, रोमांटिक अच्छी। वो ज़रा ड्रामेटिक पर्सन थे अपने आसिफ साहब। महबूब साहब ने बिल्कुल डिफरेंट किस्म की फिल्में बनाई। जी। गुरुदत्त ने बिल्कुल कोई एक पैथोस दिखता था फिल्मों में। नासिर साहब की फिल्में अलग हुआ करती थी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल थिंग कि ये आदमी का रेंज क्या है, ये कौन सी अच्छी। आज हम जो डायरेक्टर भी चूज करते हैं तो वो ऐसे ही चूज करते हैं कि यार ये इसने इस किस्म की फिल्म बहुत अच्छी बनाई है, ये ज्यादा सूटेबल होगा इस फिल्म के लिए। कितना दखल था नासिर साहब का यादों की बारात की नहीं, कहानी? डायरेक्टर का तो बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, डायरेक्टर का तो बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। और वो साथ बैठता है जब कहानी हर उस पर स्टेज से जब गुजरती है कहानी, तो साथ में होता है और वो कहीं ना कहीं अपनी राय भी देता है। बट उसको कहीं ना कहीं मटेरियल जो है वो राइटर सप्लाई करता है और उसको भी चेक करता है, नहीं सर ये नहीं अच्छा लगता है। जी जी। एक इससे डिबेट जो आप या मुझे कन्विंस कर लें या मैं आपको कन्विंस कर लूं। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान बिखेर रहे हैं अपनी यादों के उजाले। उजाले उनकी यादों के। इसके बाद 1974 में आपने एक बड़ी नाटकीय फिल्म लिखी थी मजबूर, जो बहुत याद की जाती है अपनी कहानी और अपने ट्रीटमेंट की वजह से। हमें इस फिल्म के बारे में बताइए कि किस तरह से ये कहानी ज़हन में आई थी। एक फिल्म थी जो दो नाम से रिलीज हुई है। अच्छा। इसका एक नाम था जिगजैग और दूसरा फॉल विटनेस। ये यहाँ इरोस में रिलीज हुई थी और वो फिल्म जो थी वो जावेद साहब देख के आए थे, तो उन्होंने मुझे इस फिल्म का कहानी सुनाई। और फिर उस जमाने में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक फिल्म बनाना चाहते थे, म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म बनाना चाहते थे जी। तो हमने उनको ये आइडिया सुनाया और उनका यहाँ लिंकिंग रोड के ऊपर एक फ्लैट था, उसमें हमने बैठ के उनके लिए कहानी तैयार की। अगर वो किसी वजह से वो नहीं बना सके तो फिर हमने ये कहानी प्रेम जी को भेज दी। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर रवि टंडन का डायरेक्शन था। हाँ, रवि टंडन साहब ने डायरेक्ट किया था और वो फिल्म चली, अच्छी खासी चली। उसमें प्राण को एक खास तरह का कैरेक्टर दिया था। हाँ, माइकल का। माइकल उस बारे में जरा हमें बताइए। नहीं, वो कैरेक्टर्स तो देखिए क्या होता है कि हर फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ तो नई बात ढूंढना ही पड़ती है जी। कहीं शेर खान तो कहीं माइकल तो कहीं इमाम साहब जी। ऑल दिस कैरेक्टर्स, बिकॉज एक बड़ी फिल्म के लिए यू हैव टू हैव इनफ कैरेक्टर। सूरमा भोपाली है, जय और वीरू है, कहानी तो उसमें ठाकुर की थी, मगर ये सारे के सारी ये जो आइसिंग जो थी वीरू और शोले और बसंती और ये सब, यू हैव टू मेक अ होलसम फिल्म। माइकल? यस, माइकल डिसोजा। तुम कौन हो और क्या चाहते हो मुझसे? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि सुरेंद्र सिन्हा को तुमने कैसे किडनैप किया, कहां उन्हें रखा और कैसे उनका खून किया। माइकल, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। मुझे आज तक किसी का खून करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं माइकल। जिस रात सुरेंद्र सिन्हा का खून हुआ उस रात उसके हाथ में ये अंगूठी थी। ये वही अंगूठी है जो तुमने प्रकाश को बेची और प्रकाश ने जिस आदमी के हाथ में ये अंगूठी थी उसका खून हो गया। हाँ, उसका खून हो गया। ओ, समझा। मैंने रिवॉल्वर पहली बार उठाया है, लेकिन इतना जानता हूं कि ट्रिगर दबाने से गोली चलती है। अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं हो, इसलिए कि सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम बेगुनाह हो। सुनो, मैं कुछ बता सकता हूं। अगर पूछना चाहते हो तो पहले मेरा रिवॉल्वर मुझे वापस दो। गुड। अगर तुम मेरा रिवॉल्वर वापस नहीं देते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता। और अगर मैं गोली चला देता? तुम गोली चला ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैं रिवॉल्वर हमेशा खाली रखता हूं। हम दीवार पर आना चाहते हैं। हमें बताइए कि दीवार जो है वो किस तरह से ये कहानी आई थी जहन में, और ये जो फिल्म है इस पर कितने समय तक काम किया था आपने, कितना वक्त लगा था इसे लिखने में? दीवार का पूरा स्क्रिप्ट कंप्लीट करने में 1 महीना लगा। सिर्फ 1 महीना? क्या होता है, देखिए कि जब एक कहानी अपने आप को जनरेट करती है, खुद आगे बढ़ती है। एक अच्छी कहानी की पहचान ये है कि, और एक ख़राब कहानी की पहचान ये है कि वो हर जगह हर एक ट्विस्ट के बाद रुक जाती है कि अब कहाँ जाएं। जी जी। और वो उसको धक्के दे दे के आगे चलाना पड़ता है कि अब इसमें ये डाल दो, अब इसमें ये डाल दो। तो दीवार की कहानी जो थी वो हम इंस्पायर तो हुए थे गंगा जमुना से, मदर इंडिया से। एक भाई अच्छा, एक भाई बुरा। हाँ, और एक मार्लन ब्रांडो की फिल्म आई थी, उसका जो एटमॉस्फेयर जो था फिल्म का उससे लिया था, ऑन द वाटर फ्रंट। तो जब हमने यश जी को और गुलशन राय साहब को ये कहानी सुनाई कि हम ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत मशहूर फिल्में हैं और ये क्या इसमें क्या कर सकते हो, और इतनी चली हैं ये फिल्में। कहा नहीं, तो हमने कहा इसके हम सिर्फ फोर्सेज लेंगे। तो काफ़ी देर तक बात चलती रही, उनके कुछ समझ में नहीं आई कि ये क्या कह रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा एक काम करिए, हम आपको ये कंप्लीट कहानी बना के लाते हैं जब आपके समझ में आई कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। इसलिए कि हम अभी खुद भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए कि हमने भी सिर्फ फोर्सेज ले रहे हैं, हम कोई सीन नहीं ले रहे हैं। देन वी सैट टुगेदर और वी कंप्लीटेड द स्क्रिप्ट। और क्लाइमैक्स तो हमने ऑलमोस्ट उस दिन लिखा, उसका जिस दिन हमारा नरेशन था। अच्छा। हाँ। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं आ गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर खिस गया, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़े, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है, और ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म यह है कि मैं उससे प्यार करता हूं? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है उसे? तो मतलब ये जो कहानी है और जिस तरह से कहानी और स्क्रीन प्ले जिस तरह से आप आगे बढ़ाते थे, तो उसमें ये तय नहीं होता था कि आप कब कहाँ कैसे नहीं, वो तो तय, मेंटली तो तय हो जाता था। देखिए कहानी में एक शुरुआत, एक इंटरवल पॉइंट और एक क्लाइमेक्स, ये 3 चीजें पहले से तय करनी। ये चीजें तो हो जाती हैं कि अगर फिर कभी कई मरतबा चेंज हो जाता है, इंटरवल पॉइंट इधर की उधर हो जाता है कि कहीं और भी फिल्म मेकिंग के दौरान में ऐसा लगता है ये ज़्यादा ड्रामेटिक जगह है। इंटरवल जो है तो हमेशा क्वेश्चन मार्क पे होता है। बिल्कुल। अरे अब क्या होगा, कंक्लूजन पे नहीं होता है इंटरवल। हमने ये आने में देर तो नहीं हुई? कोई बात नहीं, कार से आने वाले अक्सर देर से आते हैं। जानते हो रवि, मैंने तुम्हें यहाँ मिलने क्यों बुलाया? मेरे घर आना तुम्हारी शान के खिलाफ है भाई, तुम्हारे घर जाना मेरे असूल के खिलाफ। हम कहीं और ही मिल सकते थे। नहीं, हम और कहीं नहीं, सिर्फ यहीं मिल सकते थे। हम एक दूसरे से कितने भी अलग हो जाएं, हमारे बचपन एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। आज जब हम दोनों के बीच के सारे पुल टूट चुके हैं, तो बस यही एक पुल बचा था, ये पुल जिसके नीचे हमने अपना बचपन गुजारा। मैं जो कहना चाहता हूँ उससे पहले मैं ये पूछ लूं कि इस वक्त मुझे सुनने वाला कौन है, एक भाई या एक पुलिस ऑफिसर? जब तक एक भाई बोल रहा है, एक भाई सुन रहा है। जब एक मुजरिम बोलेगा,
एक पुलिस अफसर सुनेगा। अब यह है कि अब एक फिल्म देखता हूँ, अच्छा, और ये बहुत से लोग नहीं समझते हैं, जब मैं कभी उनसे कहता हूँ ये फिल्म काट दो या छोटी कर दो, तो ये नहीं जानते हैं कि स्क्रीन प्ले जो है उसका एडिटिंग जो है उस डिपार्टमेंट का एक एक्सटेंशन है। इट्स ए कॉम्पोजिट जॉब। मैं जो टेबल पे मिस कर गया हूँ राइटिंग टेबल पे, वो मैं यहाँ ठीक कर सकता हूँ। तो मुझे एक मरतबा फिल्म देखने में समझ में आ जाता है कि ये गैर ज़रूरी सीन है, ये निकाल दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, निकाल दो, ये सीन लंबा है, इसकी निकाल दो। तो मैं फिल्म देखने के बाद ही बता देता हूँ कई मरतबा, इसलिए कि एक्सपीरियंस भी है। अब 50 साल से मैं इस धंधे में हूँ, 40 के करीब फिल्में लिख चुका हूँ, समझे आप, हज़ारों देखी हैं मैंने फिल्में, तो वो समझ में आ जाता है। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि अरे यार ये तो राइटर हैं और ये एडिटिंग में भी इंटरफियर कर रहे हैं। नहीं, इट इज़ ए कॉम्पोजिट जॉब। वो काम मेरे काम से अलग नहीं है, वो मेरे काम से जुड़ा हुआ है, बल्कि उसका एक्सटेंशन है वो। जी हाँ, स्क्रीन प्ले से ही जुड़ा हुआ है एडिटिंग। और कुछ लोग कंफ्यूज भी करते हैं, अच्छा स्क्रीन प्ले हो तो लोग बोलते हैं बड़ी अच्छी एडिटिंग है। जी, जो जी। एक नहीं जानने वाले दोनों चीजों का फर्क नहीं समझते। कई मरतबा अगर लोकेशन बहुत अच्छी हो तो लोग कहते हैं फोटोग्राफी बहुत अच्छी है। अरे धारावी में जाओगे तो क्या वो दिखेंगी चीजें, क्या पानी दिखेगा क्लियर? वो अगर मॉरिशस में जाओगे तो पानी दिखेगा नीचे डेप्थ तक क्लियर। बहुत अच्छा ऑथर बैक रोल हो तो लोग समझते हैं एक्टिंग बहुत अच्छी की। तो ये दिस इज अ कंफ्यूजन विच पीपल दोज हु डू नॉट नो द मीडियम विच दे हैव। करेक्ट। एक जानने वाले को जो मीडियम को जानता है वो कह देता है कि नहीं इसमें जो है वो ये ऑथर बैक रोल है, इसमें एक्टिंग क्या की है, इसमें डायलॉग बोले जी, कुछ नहीं एक्टिंग की, इसमें एक्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जब आपने दीवार का नरेशन सुनाया यश जी को और गुलशन जी को, आपने कहा कि 1 महीने के अंदर तैयार हुआ और जिस दिन आप नरेशन देने वाले थे उसी दिन क्लाइमेक्स लिखा और फिर सुनाया। उसमें आपको एक और बात बताऊं कि उसमें जब कहानी सुनाई तो उनके पास राजेश खन्ना साइन थे, गुलशन जी के पास। मगर हमने उनसे कहा कि नहीं, ये फिल्म तो आपको अमिताभ बच्चन के साथ ही बनाना पड़ेगी, इसलिए कि हमने उनको दिमाग में लिख के रखा है और राजेश खन्ना साहब के साथ आप कोई दूसरी फिल्म आपके लिए लिख देंगे या कोई दूसरी फिल्म बना लीजिएगा। तो दिस वाज ऑलमोस्ट अ कंडीशन कि ये अमिताभ बच्चन ही करेंगे और इसमें यश जी भी शामिल थे कि ये तो कंडीशन थी कि ये फिल्म में अमिताभ बच्चन होंगे। आज मुझे एक लिस्ट दी गई है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। लिस्ट में उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन पर पुलिस को पूरा शक है कि वो स्मगलिंग और दूसरे गैर कानूनी काम करते हैं। उनमें से एक नाम तुम्हारा भी है। और कुछ कहना चाहते हो? इस पर साइन कर दो। क्या है इस कागज में? इसमें लिखा है कि तुम पुलिस को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो। अपने जुर्म, अपने काले पैसे, अपने साथियों के नाम। मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए। रवि, तुम्हें याद है बचपन में हमने कितनी रातें फुटपाथ पर खाली पेट गुजारी? तुम साइन करोगे या नहीं? तुम्हें याद है कि माँ को अपनी बीमारी में भी 2 रुपए कमाने के लिए रोज मजदूरी करनी पड़ती थी? तुम साइन करोगे या नहीं? तुम्हें याद है वो एक एक ठोकर जो दूसरों ने हमें मारी है, वो एक एक गाली जो दुनिया ने हमें दी? भाई, तुम साइन करोगे या नहीं? मैं साइन करूंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले साइन नहीं करूंगा। जाओ, पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ, पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई, तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा। दूसरों के पाप गिनाने से तुम्हारे अपने पाप कम नहीं हो सकते। दूसरों के जुर्म साबित करने से यह सच्चाई नहीं बदल सकती कि तुम भी एक मुजरिम हो। और ये सच्चाई तुम्हारे मेरे बीच एक दीवार है भाई, और जब तक ये दीवार है हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मैं ये घर छोड़े जा रहा हूँ अभी, इसी वक्त। चलो माँ। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन माँ नहीं जाएगी। माँ मेरे साथ चलो। कहा मैंने कि माँ नहीं जाएगी? माँ जाएगी। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मुझे बहुत चाहती हो माँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं जा रही हूँ विजय। नहीं माँ, तुम नहीं जाओगी। वो आदमी जिसने तेरे बाप के साइन लिए वो तेरा कौन था? कोई नहीं। वो आदमी जिसने तेरी माँ को गालियां देकर निकाला वो तेरा कौन था?
कोई नहीं। वो आदमी जिसने तेरे हाथ पर लिख दिया कि तेरा बाप चोर है, वो तेरा कौन था? कोई नहीं। मगर तू तो मेरा अपना बेटा था, मेरा अपना खून। तूने अपनी माँ के माथे पर कैसे लिख दिया कि उसका बेटा एक चोर है? लेकिन माँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है। और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो? विजय बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलूं, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। तो आपने बताया कि अमिताभ का तो तय था, लेकिन फिर शशि कपूर के बारे में तय था कि वो दूसरे भाई की भूमिका निभाएंगे? नहीं, वो भी तय नहीं था। वो हमने तय किया, उस जमाने में जो बेस्ट अवेलेबल था वो शशि कपूर, और अब उसको स्क्रीन पे वो लगता था उनसे छोटा, हालांकि बड़ी थी उम्र में, लगता था छोटा। जी जी। हमारे दिमाग में एक अमिताभ बच्चन की कास्टिंग तो थी जी। बाकी जो थी कास्टिंग जो थी वो तो फिर सब मिलजुल के डिसाइड हुई जी। जैसे कि हीरोइन के लिए उस जमाने में परवीन बाबी नई नई आई थी, तो मगर ये ऐसा है कि कोई किसी का नाम रिकमेंड करता है, कोई किसी का, मगर जिसका कॉन्सेप्ट होता है उसकी अहमियत होती है कि मेरी हीरोइन जो है ये मैंने ऐसी सोची है, या मेरा हीरोइन जो है ऐसा सोचा है। तो जिस आदमी का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो दीवार जो था, वो कॉन्सेप्ट जो था, वो होल कॉन्सेप्ट जो था, उसके बाद में डायरेक्टर आएंगे, उसके बाद में म्यूजिक डायरेक्टर आएंगे, उसके बाद में कास्टिंग आएगी। दी होल कॉन्सेप्ट जो था वो हमारा था जी। अब हम वो सारा कॉन्सेप्ट को डायरेक्टर पे ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्टर को समझाएंगे कि हम क्या चाहते हैं, और डायरेक्टर फिर खुद भी कुछ उसमें तब्दीली करता है, कुछ उसके अंदर इजाफा करता है, कुछ सोचता है उसके अंदर, एंड डिस्कशन फिर कैसे होते हैं, एंड फिर ऐसी और थ्रू आउट टिल दी एडिटिंग फिल्म में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते चले जाते। जी जी। फिल्म जो है वो जहाँ से एक आइडिया के कॉन्सेप्ट से शुरू होती है, स्क्रीन प्ले वगैरह ये सब करते करते, और वो एंड में बिल्कुल जिस दिन फाइनल एडिट हो जाती है फिल्म और फर्स्ट कॉपी आती है, उस दिन समझ लीजिए कि फिल्म मुकम्मल हो गई। अब फिर उसका चलना नहीं चलना जो है वो कितनी अच्छी है फिल्म, उस पर डिपेंड करता है। तो दीवार में इसी तरह से तब्दीलियां होती चली गई थी? स्क्रिप्ट में कोई खास तब्दीलियां नहीं हुई जी। और स्क्रिप्ट तो हमने उन्हें कंप्लीट सुनाई थी, और विद डायलॉग सुनाई थी, विद ऑलमोस्ट विद डायलॉग सुनाई थी, और उसका नरेशन में भी उसका वही इम्पैक्ट था जो फिल्म के रिलीज करने के बाद हुआ। जी। आपने फिल्म में गाने बिल्कुल नहीं रखे थे? नहीं, हमारी ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने गाने हम चाहते ही नहीं थे। प्रेशर आना शुरू हुआ तो उसमें हमारे पास जो गाना था वो एक वो शशि कपूर का गाना था जी, जो रोमांटिक सॉन्ग था। देखा, एक लड़की से फोन पर बात की और दूसरी के गले मिल रहा है। किसी किसी की लक होती है यार। और फिर बाद में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिमांड हुई होगी तो एक गाना डाला था, वो फिर काट दिया। वो साहिर ने लिखा था जो दीवारों के जंगल, कस्टम तक वो जो कुछ था। जी जी। तो एक बार फिर पुलिस ऑफिसर आता है आपकी कहानी में, और आपका जो बचपन है वो आपके पुलिस फादर के साथ बीता हुआ है। तो क्या ये बचपन की यादें हैं जो बार बार आपके प्रोफेशन में आया करती थी? एक बार फिर एक पुलिस ऑफिसर, फिल्मों की भी यादें हैं, बहुत सी फिल्में देखी हैं जो अच्छी लगी हैं, बहुत से इंसिडेंट सुने हैं जो अच्छे लगे हैं, तो ये सब एक टोटलिटी में होता है। अब वो मेडल दिया जा रहा है जिस मेडल को सीने पे लगाने की आरजू हर पुलिस ऑफिसर के दिल में होती। ये मेडल हर साल उस पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है जो ऑफिसर न सिर्फ अपनी ड्यूटी करता है बल्कि उस ड्यूटी और अपने कर्तव्य से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर कानून की हिफाजत करता है। इस साल वो मेडल हमारे होनहार ऑफिसर सब इंस्पेक्टर रवि वर्मा को दिया जा रहा है। जनाब मिनिस्टर साहब, सीनियर ऑफिसर्स, दोस्तों, मैं जो कहना चाहता हूँ कोई नई बात नहीं है। अक्सर ऐसे मौकों पर लोग यही कहते हैं कि आपने जो इज्जत मुझे दी है मैं उसके काबिल नहीं हूँ। ये बात अलग है, ये बात लोग दिल से नहीं कहते हैं, लेकिन अक्सर ये बात सच होती है। दुनिया हर बड़े काम के पीछे किसी इंसान को देखती है, उसे इज्जत देती है, लेकिन उस इंसान के पीछे भी कुछ और इंसान होते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता, जिनका नाम किसी किताब, किसी अखबार, किसी गजट में नहीं छपता। मैं ये मेडल लेने से पहले उसका नाम लेना चाहता हूँ जिसके बिना मैं वो नहीं कर पाता जो मैंने किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो नाम है सुमित्रा देवी, जो खुशकिस्मती से मेरी माँ है। जिस काम के लिए मुझे ये मेडल दिया जा रहा है वो काम बेशक इन हाथों से हुआ है, लेकिन इन हाथों में शक्ति मेरी माँ की थी। इसलिए मैं इजाजत चाहूंगा कि ये मेडल मेरी तरफ से मेरी माँ के स्वीकार करें। तो
चलिए माटी। ये सीन के अंदर ये आदमी टूटा हुआ है, इसका एक सप्रेस्ड एंगर जो है ये टूट चुका है। आज ये आदमी गया है कि एक कहीं ना कहीं इसमें एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग आना चाहिए जी। आज खुश तो बहुत हो के जिस आदमी ने तुम्हारी सीढ़ी नहीं चढ़ी कभी। मैंने कहा ये सीन के अंदर वो टू एंड फ्रो घूम रहा है, भगवान को एक्यूज कर रहा है, ऐसा लगता है डांट रहा है भगवान को जी। यहाँ तो उसकी प्लीडिंग होना चाहिए, यहाँ तो मांगना चाहिए कि अब जब कोई रास्ता, माँ कहती थी जब कोई रास्ता नहीं बचता तो यह एक रास्ता बचता है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं फिल्म लेखकों की जानी मानी जोड़ी सलीम जावेद के सलीम खान। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और जेटी महाजन। प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।